हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से क्लास 12th का चैप्टर 1 सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। आज की ये क्लास आपके लिए होगी खास, क्योंकि हम करेंगे आपसे बात सॉल्यूशन चैप्टर की पहली क्लास। सॉल्यूशन में आज हमें डिस्कस करना है कि इस चैप्टर के अंतर्गत पूरी की पूरी कौन सी बातें हमें डिस्कशन में लानी होंगी। यानी कि ये जो सॉल्यूशन चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा कि आज ये पहली क्लास है जहां पर हम चैप्टर ओवरव्यू नाम की एक स्लाइड आपके सामने दिखाई दे रही है। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें हम टोटल ये बातचीत करेंगे कि इस चैप्टर में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने को मिलेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि उस टॉपिक के अंतर्गत कौन सा पोर्शन थ्योरेटिकल है, कौन सा न्यूमेरिकल है, कितने परसेंट थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहां पर कितने परसेंट न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन का भी डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। यानी कि ये लेक्चर आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि इसमें हमें पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इस चैप्टर में कुल कितने दिन लगने वाले हैं, इस चैप्टर में कुल कितने कंटेंट हैं, क्या ऐसा कंटेंट पीछे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये सारी बात आपको पता चल जाएगी। ये चैप्टर बहुत ही खास है और इस चैप्टर का ओवरव्यू आज की इस क्लास में हम देखने के लिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम आपसे करेंगे सॉल्यूशन के बारे में बात। यानी कि सॉल्यूशन के बारे में जो हमारी आपकी बातचीत होगी उसी पर विचार करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सॉल्यूशन पार्ट ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ओवरऑल ये बातचीत करेंगे कि इस चैप्टर में टोटल कितने टॉपिक हैं और वो कौन सा टॉपिक है, और उस टॉपिक में कितनी बातें हैं, कौन कौन सी चीजें हमें सिखाई जाएंगी, कैसे पढ़ेंगे उस टॉपिक को। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस जो आपके जहन में बने रहते हैं उन सभी का आज निष्कर्ष होगा, निवारण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम बात करेंगे इस सॉल्यूशन के अंतर्गत पार्ट ए, पार्ट बी, जितने भी पार्ट इसके अंतर्गत हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे कि इसमें कौन सा टॉपिक कैसे हमें पढ़ना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर सॉल्यूशन पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में हम इसे डिस्कस करेंगे। यानी ये जो चैप्टर आपके सामने दिखाई दे रहा है इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। यानी कि पार्ट ए में कुल कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, पार्ट बी में कुल कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन सा थ्योरेटिकल है, कौन सा न्यूमेरिकल, और पीछे से उसका क्या रिलेशन है। तो दोनों तीनों बातें हमें डिस्कस करनी है। देखिए, सबसे पहली बात हमारी आपकी ये होगी कि ये सॉल्यूशन का जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसमें जरा समझते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ाया जाएगा। इस पोर्शन में सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें क्या डिस्कस करना है, इसमें हमें मेनली बेटा बातचीत ये करनी है कि सॉल्यूशन क्या होता है। यानी कि ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इस इंट्रोडक्शन में हमें मेनली डिस्कस करना है कि व्हाट इज सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम एक बेसिक सी बात करें कि सॉल्यूशन के बारे में आपने इसके पहले कब पढ़ा था, तो जरा याद करिएगा कि सॉल्यूशन की उत्पत्ति क्लास 9th में हुई थी। जब आप क्लास 9th में थे तब जाकर के सॉल्यूशन की उत्पत्ति हुई थी। तो क्लास 9th में आपने सॉल्यूशन कब पढ़ा था? जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ा था। इम्प्योर के अंतर्गत आपने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात की थी। फिर वहीं से होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन बना था। तो ये सॉल्यूशन वहां पर एक बार पढ़ने को मिला था। फिर वहां पर ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ऐसा आपने क्लासिफिकेशन वहां पर किया था। अब इस इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहला पार्ट हो गया सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन क्या है, वो तो बेसिक सी चीज हो गई, हमने आपको रिलेट कराई कि हमने कहां पर पढ़ी थी और अब क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस पोर्शन में हमें पढ़ना होगा डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। और इसी के अंतर्गत हमें यह भी पढ़ने को मिलेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। यानी कि इसके अंतर्गत हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन की फेज सॉल्वेंट पर कैसे डिपेंड करती है। इस तरह के तमाम सवालों को जानने के लिए हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की स्टडी करेंगे। यानी फर्स्ट पार्ट में हमें ये डिस्कस करना है। सेकंड पार्ट में देखिए, आपको सेकंड पॉइंट दिखाई दे रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इसके अंतर्गत अब पहले जैसे कई तरह के क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है, अब जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है इसमें हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, और इसके 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई करेंगे, फिर उनके पार्ट्स पढ़ेंगे। तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन हमें डिस्कस करने होंगे। अच्छा टॉपिक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना होगा, जैसे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और आपने ट्रू, सस्पेंशन, कोलाइडल, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड,
वो भी तो क्लासिफिकेशन ही था, वैसे ही यहां पर एक बाइनरी सॉल्यूशन नाम का क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें बेटा, तो थर्ड पॉइंट में कंसंट्रेशन टर्म्स। आप क्लास 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ करके आए, कंसंट्रेशन टर्म। यहां पर हमें क्या पढ़ाया जाएगा जरा समझिएगा। यहां पर तो हम मेन बातचीत करेंगे 3-4, और उससे पहले आपको बताया कि इस कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, आपने ये सब पढ़ा था। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, यानी पीपीएम, पीपीबी। उसके बाद जो मेन पार्ट है इसमें, उसमें आपको मोल पढ़ाया जाएगा, मोलरिटी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद फिर मोलैलिटी पढ़ाई जाएगी, और मोलैलिटी के बाद क्या पढ़ाया जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन पढ़ने को मिलेगा। यानी कि ये भी एक अच्छा टॉपिक है, यहां पर हमें डिस्कस करने को मिलेगा, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने को मिलेंगे। तो यानी कंसंट्रेशन टर्म्स में ये टॉपिक हमारे आएंगे, जैसे मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। फिर उसके बाद मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, जिसे पीपीएम और पीपीबी कहते हैं। उसके बाद फिर मोल, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ये जो आपको 7-8 पॉइंट बताया कंसंट्रेशन टर्म्स में, इन सब पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने को मिलेंगे आपको। इसके बाद अगला टॉपिक है बेटा सॉल्युबिलिटी। फोर्थ नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है सॉल्युबिलिटी, यानी कि हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। और हम अगर इसमें डिस्कस करें कि सॉल्युबिलिटी में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, तो जरा गौर से सुनिएगा। सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत ये भी आपको एक बार क्लास 9th में पढ़ाया गया था। क्लास 9th के सेकंड चैप्टर में सॉल्युबिलिटी पढ़े थे कि आप एक फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मैक्सिमम मिला सकते हैं, सॉल्युबिलिटी होती थी। वही सॉल्युबिलिटी आज फिर मिली है, लेकिन इस सॉल्युबिलिटी में दो बात हमें पढ़ने को मिलेगी। एक सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की मिलेगी, और दूसरी सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में मिलेगी। यानी कि जब किसी लिक्विड में आप किसी सॉलिड को मिलाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कैसे होगी, और जब किसी लिक्विड में आप किसी गैस को मिलाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो ये बात हमें समझनी होगी। हम किसी गैस को किसी लिक्विड में कैसे मिलाएंगे, और साथ ही साथ हम किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को कैसे मिलाएंगे, ये हमें यहां पर पढ़ने को मिलेगा। उससे भी अच्छी बात यह है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, आप देख रहे होंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, ये दो फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी पर को प्रभावित करते हैं। यानी कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी में क्या रोल है। जैसे आपने पढ़ा सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, जब आप सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी की केस पढ़ेंगे तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, घटाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, घटाओगे तो क्या होगा। वैसे ही गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, ये भी हमें पढ़ने को मिलेगा। तो यानी कि पार्ट ए के इस 5 टॉपिक का जो भी हमने डिस्कशन आपके साथ किया, आपको बढ़िया लगा होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखेंगे कि अगला पॉइंट इसमें हमें क्या पढ़ने को मिल रहा है। ये तो हो गया पहले पार्ट ए के बारे में, और हम इससे और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। कहा गया कि 6 पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है कि जो 6 पॉइंट आपके सामने है, इसमें बताया गया कि इसमें हेनरी लॉ एप्लीकेशन न्यूमेरिकल, यानी कि आपका अगला टॉपिक आया कि हेनरी लॉ पर एप्लीकेशन आपको करने को मिलेगा। पहले तो आपको हेनरी लॉ पढ़ाया जाएगा। ये हेनरी लॉ क्या है, जो आपने अभी सॉल्युबिलिटी पढ़ा था ना, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी लॉ आया। तो हेनरी लॉ क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो कहां पर उपयोग किया जा रहा है, और हेनरी लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमें सॉल्व करने को इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी का ही पूरा का पूरा पोर्शन था। अब कहते हैं अगला पॉइंट आया वेपर प्रेशर, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे कि अगला पॉइंट हमारा क्या है, वेपर प्रेशर। तो बेटा वेपर प्रेशर में क्या पढ़ेंगे। जैसे आपको ये सारी चीजें नई नहीं लग रही होंगी, क्योंकि इससे पहले इन पर बातचीत आप कर चुके हैं, इसके बारे में आपने सुना है, नहीं सुना है तो भी आपके जान पहचान से ही जुड़ी लग रही है। जैसे वेपर प्रेशर एक टॉपिक आया, तो अब इसमें क्या है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, यानी कि जो वेपर भाप जो बनती है ना, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, कब घटेगा, क्यों बढ़ेगा, क्यों घटेगा, कौन बढ़ाएगा, कौन घटाएगा, किसके मिलाने से बढ़ जाएगा, किसके मिलाने से घट जाएगा, ये सारे विषय इसमें डिस्कस होंगे। वेपर प्रेशर में 2 तरह की बातें हमें करनी है। एक तो अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हो तब क्या होगा, और अगर किसी लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हो तो क्या होगा। यानी अगर आपको कोई लिक्विड सब्सटेंस दिया है
उसमें आप सॉलिड मिलाते हो। अब वो सॉलिड कैसा है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, नॉन वोलेटाइल होगा तो नहीं बढ़ेगा, घट जाएगा। वोलेटाइल क्या होता है, जो वेपर प्रेशर वोलेटाइल वो होता है, अगर वोलेटाइल सब्सटेंस की बात करें तो जो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो अब इन सब के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना होगा कि कैसे कौन सी चीजें प्रेशर को बढ़ा सकती हैं, वेपर्स के द्वारा लगने वाला प्रेशर किसकी वजह से बढ़ेगा, किसकी वजह से घट जाएगा। इस तरह के तमाम फैक्टर्स हमें यहां पर डिस्कस करने को मिलेंगे सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड वाले पोर्शन। इसमें दो लिक्विड सब्सटेंस को एक साथ लेना है और वो दोनों वोलेटाइल होंगे, फिर वो वेपर प्रेशर पर कैसे प्रभाव डालेंगे, ये सारी चीजें यहां पढ़ने को मिलेंगी। और वेपर प्रेशर के साथ साथ फिर अगली बात आती है राउल्ट्स लॉ। ये क्या है, जो लिक्विड इन लिक्विड वाला वेपर प्रेशर की कहानी है ना, इसी को हम राउल्ट्स लॉ में पढ़ते हैं। तो राउल्ट्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड कंडीशन में वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए आया। और राउल्ट्स लॉ में एक खास बात यह है कि राउल्ट्स लॉ दो तरह के, एक लिक्विड फेज में मिलेगा और एक गैसियस फेज में मिलेगा। यानी कि राउल्ट्स लॉ जब हम पढ़ेंगे तो दो फेजेस हमें मिलेंगे, एक लिक्विड फेज होगी, दूसरी क्या होगी, गैसियस फेज। यानी कि लिक्विड फेज में राउल्ट्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे और दूसरा गैसियस फेज में राउल्ट्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। राउल्ट्स लॉ के बाद पहले तो इसका स्टेटमेंट आएगा, फिर उसके बाद लिक्विड फेज में इसका एक्सप्रेशन, फिर गैसियस फेज में, फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि चैप्टर अच्छा है, बड़ा है और चैप्टर में कंटेंट से पूरा का पूरा ये चैप्टर भरा है, इसीलिए ये चैप्टर बड़ा है। तो देखिए 9th नंबर पे आते हैं। 9th में कहा गया न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ, यानी कि राउल्ट्स लॉ जो टॉपिक हमने पढ़ा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने को हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। 10th नंबर पे आते हैं तो सॉल्यूशन की एक कैटेगरी और मिल रही है जिसको हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह रहे हैं। यानी कि सॉल्यूशन के बारे में हमें कुछ और जानकारी मिलने वाली है। एक आइडियल सॉल्यूशन होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल क्या होता है, ये भी पढ़ने को मिलेगा। वैसे तो आपने सुना होगा आइडियलिटी क्या होती है, आपने पहले भी सुना है कि आइडियलिटी का मतलब ये हो गया कि ये चीज पॉसिबल नहीं, यानी कि थ्योरेटिकली हम देखें तो आइडियल के बारे में हम बता सकते हैं कि आइडियल की ये कंडीशन होगी, लेकिन प्रैक्टिकली कोई चीज आइडियल नहीं होती। इफिशियंसी नियरली 100% हो सकती है लेकिन कंप्लीटली 100% नहीं होती। तो यहां पर हम आइडियलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है जिन कंडीशंस पर कोई सॉल्यूशन आइडियल हो सकता है। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये हमारा अगला टॉपिक होगा। उसके बाद एजियोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, लिक्विड फेज वेपर फेज के इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होगा यहाँ पर, वो तो जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। इसमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये दो पार्ट्स हैं इसके, इसका डिस्कशन करेंगे। और इसी में बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल में ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसमें दो तरह की बात आएगी। एक को हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, निगेटिव डेविएशन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें यह भी पढ़ने को मिलेगा कि व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन। तो ये भी हमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये भी एक बात हो गई। और इसके बाद हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला कंटेंट क्या आता है, जरा देखिए। यहां से हमारा पार्ट बी का पोर्शन शुरू होता है। तो पार्ट बी का जो पोर्शन शुरू हो रहा है ये कंप्लीटली न्यूमेरिकल पोर्शन, इसमें ज्यादा आते हैं। तो जरा समझिएगा 12th नंबर का जो पॉइंट हमारे पास टॉपिक आया इसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमें क्या डिस्कस करना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये टॉपिक्स हैं, ये सभी पढ़ने को मिलेंगे। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें क्या समझना है, समझना ये है कि जैसे वेपर प्रेशर आपने सुना है तो वेपर प्रेशर किसी के रिस्पेक्ट में पढ़ाया जाएगा। जैसे एक सॉल्वेंट होगा, उस सॉल्वेंट में आपने कहा कि उसका वेपर प्रेशर कुछ होगा, आप उसमें कुछ मिलाएंगे, उसके वेपर प्रेशर में चेंज पाएंगे, तो ये चेंज कितने का आएगा ये पढ़ने को मिलेगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो दिया गया, जैसे कोई सॉल्वेंट लिया, उसकी अपनी खुद की कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगी, उसमें आप वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो बनेगा सॉल्यूशन उसकी बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगी ना। पहले जैसे मान लो आपने पानी लिया,
पानी में आपने शुगर ऐड कर दिया तो शुगर ऐड करने की वजह से क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया, तो शुगर सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई ना, जिसका मतलब इसे हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, पहले पानी लिया, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, उसमें चीनी मिलाया, अब ये -10 पर फ्रीज होने लगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गई ना, तो इसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ेंगे। ऐसे ही ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस, एक्चुअली देखा जाए तो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा पॉइंट ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस या वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को छाना कैसे जाता है, आरओ वर्क कैसे करता है, ये भी टॉपिक यहां पर आपको पढ़ने को मिलने वाला है। 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर है वांट्स ऑफ फैक्टर, आई बोलते हैं इसे। इससे पहले एक टॉपिक आता है एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। जैसे नॉर्मल मोलर मास होता है वैसे एबनॉर्मल होता है। तो नॉर्मल किसे कहते हैं, जो एक्यूरेट कंडीशंस में चल रहा हो, एबनॉर्मल मतलब उससे हट करके, ठीक है, उससे कम या उससे ज्यादा। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो नॉर्मली ठीक ठाक कंडीशन में है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसका दिमाग कुछ डिस्टर्ब हो रहा हो, तो अगर उसे आप कहोगे कि पागल हो गए हो क्या, तो फिर ये गलत हो जाएगा ना। आप उसको कह सकते हो आपकी कंडीशंस थोड़ा एबनॉर्मल हो रही हैं, तो एबनॉर्मेलिटी आपको शायद समझ में आ जानी चाहिए। तो हमें वांट्स ऑफ फैक्टर के पहले एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ाया जाएगा, फिर वांट्स ऑफ फैक्टर पढ़ाया जाएगा। ये समय आने पर बताएंगे वांट्स ऑफ फैक्टर क्या है। और 14th नंबर पे वांट्स ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में वांट्स ऑफ फैक्टर को हम पढ़ेंगे। तो ये 14 टॉपिक हमारे पास दिखाई दे रहे थे जो सॉल्यूशन चैप्टर के ओवरव्यू में आपको समझाए गए। अब शायद मुझे लगता है कि चैप्टर और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, वो कितने टॉपिक्स हैं जो हमें इसमें सिखाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चैप्टर अच्छा तब समझ में आता है, जैसे अब आपने पार्ट ए पार्ट बी समझ लिया। अब इस चैप्टर के अंतर्गत जितनी बातें हमने आपको बताई, वो बातें आपके लिए बेटर तब होंगी जब आप इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में बना रहे। बना रहने का मतलब ये हुआ बेटा कि आपको करना क्या है। जैसे आप एक कॉपी बना रहे हैं एनसीईआरटी की, जैसे आपने अभी तक जो चैप्टर शुरू हमने कर दिया, आज फर्स्ट लेक्चर हमने आपको पढ़ा भी दिया। अब ध्यान से सुनने की बात क्या है कि अगर इस फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया कि ये लगभग 15 से 20 मिनट का ये लेक्चर जो बन रहा है, इस लेक्चर को हम अपलोड आज कर रहे हैं। आज आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आज की डेट में आप 2 कॉपी खरीद लें, ठीक है। 2 कॉपी खरीदने का मतलब एक कॉपी ऐसी रखें जिसमें आप जो भी कंटेंट ये हम पढ़ा रहे हैं इसको आप नोट्स के तौर तरीके पर लिखते चलें, और दूसरी कॉपी जो होगी उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप आगे पढ़ाए जाने वाले कंटेंट्स को पहले ही कॉपी में लिखेंगे, लेकिन जहां पर हम आपको होमवर्क में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे, न्यूमेरिकल्स बोलेंगे सॉल्व करने के लिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज या इंटेक्स क्वेश्चन, सैंपल प्रॉब्लम, अगर हम कहते हैं कि ये 2 सैंपल प्रॉब्लम आज जो टॉपिक पढ़ाया हूं इसी पर बेस्ड है, इसको आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा। तो जो सेकंड वाली कॉपी होगी उसमें आप इसको करते रहें, उसको आप स्पाइरल कॉपी बना लीजिए। इससे फायदा क्या है कि अगर कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी तो उसको एक बार पलटोगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, और कभी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन अगर एक बार रिवाइज करना है तो आप दूसरी वाली कॉपी को पलटोगे तो थ्योरेटिकल पोर्शन रिवाइज हो जाएगा। कोई बहुत मतलब हाई फाई कॉपी नहीं लेनी है या फिर ऐसा कुछ नहीं बनाना, आपको अपने पढ़ाई के लिए एक ऐसा कॉपी लेनी है जिसमें आप सारा कंटेंट एक जगह पर नोट करते जाएं। तो ये आप काम कर सकते हैं, ये आपके लिए बेटर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ जानी चाहिए। ये आज की ये क्लास चैप्टर ओवरव्यू के नाम से क्यों थी? अगर ये क्वेश्चन हम आपसे पूछें तो आप क्या बताओगे? ये क्लास चैप्टर ओवरव्यू के नाम से इसलिए थी क्योंकि आपको चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपको पहले से यह पता हो कि इस चैप्टर के अंतर्गत कितने टॉपिक पढ़ने हैं और कौन सा टॉपिक थ्योरेटिकल है, कौन सा टॉपिक न्यूमेरिकल। जैसे कि आपने ये देखा कि ये जो 4 टॉपिक हमने इधर बताए ये चारों न्यूमेरिकल। आपने देखा वांट्स ऑफ फैक्टर, ये भी न्यूमेरिकल है। आपने अभी पढ़ा कि इधर के टाइप में हेनरी लॉ, यहां न्यूमेरिकल तो हमने बताया था, हेनरी लॉ पर भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल राउल्ट्स लॉ पर भी है, उसके बाद बाकी थ्योरेटिकल थे। कंसंट्रेशन टर्म्स पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है, सॉल्युबिलिटी पर एक न्यूमेरिकल आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से हमने ये चैप्टर ओवरव्यू की एनालिसिस की।
यानी कि ये चैप्टर जो सॉल्यूशन आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, ये खास केवल इसीलिए होगा क्योंकि अगर आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतरीन होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, जिससे कि न्यू क्लासेस, न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट वाला, फिर टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।